हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल आज हम यूनिट नंबर 1 जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन नेचर का, फिर डेफिनेशंस कवर करेंगे एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशंस कवर करेंगे, जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करने के लिए कौन से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशंस प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको वेरियस NAP से रिलेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको मे भी काम आ सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर encompasses द रेंज ऑफ द एक्शंस, रिस्पॉन्सेज एंड द इंटरेक्शंस दैट ह्यूमन एग्जिबिट इन द वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है जो दिखा रहा है कि एक ह्यूमन, एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, वो उसका एक्शंस, उसके रिस्पॉन्सेस, उसका इंटरेक्शन और लोगों के साथ इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली, मतलब एक साथ किसी और के साथ किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो किस तरह से उसके एक्शन है, उसका इंटरेक्शन किस तरह से है, वो उसका ह्यूमन बिहेवियर दिखा रहा है। इट इज़ शेप्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल फैक्टर। कोई एक फैक्टर ही नहीं है जो ह्यूमन बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ये तो बचपन से ही ऐसा है, ये या तो हम कहते हैं कि ये समय के साथ चेंज हो गया है। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही है? ह्यूमन बिहेवियर उसका चेंज हुआ है, बायोलॉजिकल होगा या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं या तो सोशल कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका ह्यूमन बिहेवियर पूरा चेंज हुआ है, शेप हुआ है इस तरह से। कौन कौन से डेफिनेशंस भी है इसकी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है जनरल डेफिनेशन। तो जनरल डेफिनेशन क्या बोल रही है? ह्यूमन बिहेवियर रेफर टू द रेंज ऑफ द एक्शंस, थॉट्स एंड द इमोशंस एग्जिबिटेड बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। तो स्टिमुली से यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या समझ रहे हैं? जहाँ पे हमने कुछ चीज़ देखी और उसको हमने देख के किस तरह से रिएक्ट करा, वो हो जाएगी स्टिमुली। ठीक है, तो जहाँ पे हमने हमारे थॉट कहाँ से आते हैं, हमने कुछ चीज़ ऐसे इमोशनल मूवी देखते हैं तो हमें रोना आता है, वो एक फीलिंग है, तो वो फीलिंग हमें दिखा रहे हैं। मतलब एक ही मूवी है, 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 लोगों को रोना आ रहा है, 2 लोगों को कुछ मतलब इतना इमोशनली वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका ह्यूमन बिहेवियर दिखा रहा है कि उनको इतना कनेक्टिविटी, उसके कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली वहाँ पे क्रिएट होगी। फिर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी एक डेफिनेशन, जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स मेंटल प्रोसेस एंड द एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस्ड थ्रू द एक्शंस, थॉट्स एंड द फीलिंग। तो ये कौन से किसने दिखा है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने ये डेफिनेशन दी है, जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिखा रहा है कि एक इंडिविजुअल के ह्यूमन बिहेवियर एक प्रॉपर मेंटल प्रोसेस है, जहाँ पे वो अपना कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसका नेचर चेंज हुआ है, या फिर एक्सप्रेस थॉट हो गए उसकी वजह से उसका एक्शन कुछ दिखा, या फिर उसकी जो फीलिंग एक्सप्रेस करने की है। ठीक है, हम देख ही रहे कि कोई एक बंदा एक पहले बहुत एक्सप्रेसिव हुआ करता था और अचानक से अब वो बहुत शांत हो गया। तो वो क्यों हो रहा है? उसका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ होगा पास में जिसकी वजह से उसका सडनली उसका नेचर ही चेंज हो गया। ठीक है, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल नेचर उसका चेंज हो गया है। फिर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है, जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर इज आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स शांत है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे भी शांत हो। ठीक है, तो वो आपके जेनेटिक प्रोसेस भी एक है, जहाँ पे अगर इंटरनल मतलब घर में माहौल एकदम शांत है तो बच्चा भी शांत होगा या बहुत सीरियस होगा। ठीक है, पढ़ाई के लेके या फिर अपने करियर को लेके एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है। फिर है सोशल साइंस पर्सपेक्टिव, जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन दैट इमर्ज एज इंडिविजुअल्स फंक्शन विद इन एंड दे रिस्पॉन्ड टू देयर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल साइंस पर्सपेक्टिव दिखाएगा कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट, आप सोसाइटी में सोशल कल्चरल के हिसाब से आप किस तरह से रह रहे हो। ठीक है, आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हो, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो किस तरह से आप उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, उसका पैटर्न क्या है, वो भी सोशल साइंस पर्सपेक्टिव से ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्कूल में हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा, आप वही बच्चा घर पे अलग होगा, ट्यूशन में होगा तो वो अलग होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ होगा तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो वही दिखा रहा है। फिर बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन है, जहाँ पे बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्शंस एंड
ऑर्गेनिज्म परफॉर्मेंस इन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बिहेवियर ऑब्जर्व हो सकता है एंड मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि यार ये बंदा पहले हम उसको ऑब्जर्व करें कि बहुत शांत है, ठीक है, साल के स्टार्टिंग से ही वो मेहनत कर रहा है और एंड तक वो मेहनत कर रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि वो पढ़ाई के लिए कितना सीरियस है। तो हम ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल है, मेजर कर पाएंगे कि वो पढ़ाई कर रहा है कंटिन्यूस फर्स्ट डे से एंड तक वो पढ़ाई कर रहा है, लास्ट के एंड तक जहाँ एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो हम मेज़र कर पाएंगे कि उसके परसेंटेज अच्छे हैं, ठीक है। तो वो बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन है जहाँ पे स्टिमुली दिखा रहा है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस उसका और उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये बी एफ स्किनर ने एक डेफिनेशन दी है। फिर सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर इज़ द सेट ऑफ एक्शंस, एटीट्यूड्स एंड इंटरेक्शन शेप्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स एंड द रूल्स विद इन द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी हमें कुछ नॉर्म्स, रूल्स, स्ट्रक्चर प्रॉपर देती है जहाँ पे आपको इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करना है, जैसे कि शादी है तो आपको एकदम एक्साइटेड होकर डांस करना है इस तरह से, और अगर किसी की डेथ हो गई है तो आपको शांत रहना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, वहाँ पे आपको एम्पैथी दिखानी है, ठीक है, दूसरों को दुख में दुखी होना है, ठीक है, किसी खुशी में खुश होना है, तो वो सब हमें सोसाइटी दिखाती है। तो वो सोशल यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर सोशोलॉजिकल वे में बढ़ेगा, ठीक है, शेप होगा। फिर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ह्यूमन बिहेवियर के लिए? तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, जहाँ पे दिस आर द इंटेंट, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट दैट द इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि कंपोनेंट्स क्या है इसके, ठीक है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर है जैसे कि जेनेटिक एंड हेरिडिटी, जहाँ पे ट्रेड्स एंड प्रेडिस्पोजिशन इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, टेम्परमेंट हो गया, मेंटल हेल्थ रिस्क हो गया, ये सब, ठीक है। आप अगर बचपन से देख रहे हो कि आपके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं तो आपका वो नेचर बिल्ड अप हो जाएगा कि आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या फिर आप मेंटली मतलब ज़्यादा गुस्से हो जाते होगे, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी है जो बायोलॉजिकल है, जहाँ पे डिफरेंट ब्रेन्स एरियाज कंट्रोल इमोशंस, डिसीजन मेकिंग्स एंड द मोटर स्किल्स, ठीक है। ब्रेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे बचपन से अगर आपके पेरेंट्स में से या फिर आपको मैथ्स पसंद है तो आप बड़े होकर वो मैथ्स में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ी जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपको इमोशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ों में आपको पता रहेगा। फिर न्यूरोकेमिकल, जहाँ पे इस टर्म में हम क्या समझ रहे हैं कि कुछ डोपामाइंस क्रिएट होंगे, सीरोटोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स अफेक्ट द मूड, स्ट्रेस एंड द बिहेवियर, ठीक है। आपका बार बार कभी मूड ख़राब हो जाता होगा, स्ट्रेस फील करते होंगे, या फिर आपका बिहेवियर है वो सडनली शांत से एक्सट्रीम गुस्से पे आ जाते होंगे, तो वो आपको माइंड में कुछ डोपामाइन क्रिएट होते होंगे, आपको कुछ एक्शंस ऐसे हैं कि जो आपको पुरानी कुछ चीज़ें याद दिलाते होंगे, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम गुस्सा हो जाते होंगे, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस हो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी या फिर प्रेगनेंसी, या तो स्ट्रेस की वजह से, तो ये भी आपका बिहेवियर चेंज कर लेगी। फिर फिजिकल हेल्थ एंड डिसेबिलिटीज़ भी है, जो क्रॉनिक इलनेस और द डिसेबिलिटी कैन शेप डेली बिहेवियर्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। आप बीमार हो तो आपका मूड बहुत चिड़चिड़ करता होगा, कुछ खाने पीने को मन नहीं होता होगा, या फिर जो डिसेबल पर्सनस है उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, या क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोगों से अलग है, तो वो उस सिचुएशन को अपने गुस्से से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे दिस रिलेटेड टू इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस एंड इंटरनल इमोशनल स्टेट, तो ये इंटरनल इमोशनल स्टेट से मेंटल प्रोसेस के साथ रिलेटेड है, जहाँ पे कॉग्निशन जो है, जहाँ के थिंकिंग पैटर्न हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परसेप्शन, ठीक है। एक ही घर में दो भाई है, ठीक है, दोनों भाई की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की पैटर्न अलग है, थिंकिंग पैटर्न अलग है, ठीक है, तो वो कॉग्निशन दिखा रहा है। फिर पर्सनालिटी भी है कि जहाँ पर स्टेबल ट्रेड्स हो गए, जैसे इंट्रोवर्जन, ओपननेस एंड न्यूरोटिज्म दैट अफेक्ट हाउ वन बिहेव, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी दिखा रही है कि कोई शांत नेचर का होगा, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, किसी को बात करना पसंद है, किसी को ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, उस टाइप से वो आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको दिखा रहे हैं। फिर इमोशंस एंड मूड्स हो गए, जहाँ का फीलिंग्स लाइक द फियर, हैप्पीनेस और एंगर दैट ड्राइव देयर एक्शंस, ठीक है। आपको कहीं नई जगह पे जाना पसंद नहीं है क्योंकि आपको डर लग रहा है कि यार आपको लोग जज करेंगे, नए कपड़े पहनना पसंद नहीं है, जज होने का फियर, या फिर हैप्पीनेस, मतलब कुछ लोग होंगे वो हमेशा ही हैप्पी रहते होंगे, एक्साइटेड रहते होंगे, या तो कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते होंगे, तो वो आपके इमोशंस या मूड्स दिखा रहे हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। फिर मोटिवेशन है, जहाँ पे इंटरनल ड्राइव सच एज द नीड फॉर द अचीवमेंट, सिक्योरिटी एंड अफिलेशन, ठीक है। मोटिवेशन वाली भी हो कि हाँ मुझे ये अचीव करना है,
ठीक है, मुझे फर्स्ट रैंक सिक्योर करना है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए मेरी जॉब में, या फिर मुझे मुझे लोग जाने, मेरे आसपास के लोग को पता चले कि यार हाँ मुझे 10th में इतने परसेंटेज आए, 12th में इतने आए, बोर्ड में इतने परसेंटेज आए, या फिर मेरे कॉलेज में मुझे फर्स्ट रैंक मिला। तो ठीक है, वो एफिलिएशन की, वो मोटिवेशन की भावना सब में होती है। फिर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंसेस शेप द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड द रिस्पॉन्सेज लाइक कंडीशनिंग, ट्रॉमा एंड सक्सेस और द फेलियर। उससे आप सीख रहे हो, ठीक है, आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर के लिए शेप रख रहा है, ठीक है। फिर सोशल फैक्टर्स हो गए, जहाँ पे कौन से होंगे, फैमिली इन्फ्लुएंस, पेरेंटिंग स्टाइल हो गई, अटैचमेंट एंड अर्ली सोशलाइजेशन, ठीक है। अगर पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स अर्न करें, मॉम एंड डैड दोनों बाहर जा रहे हैं और आप घर पे अकेले हो, ठीक है, आप बचपन से ही अकेले हो घर पे, तो आपका उस टाइप का शेप होगा, ठीक है। और अगर घर पे अगर दादा दादी है तो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल अलग होगी। अगर घर पे मम्मी हो और पापा काम पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सिचुएशन अलग होगी, अटैचमेंट अलग होगी, आपका सोशलाइजेशन अलग होगा। फिर पीयर इन्फ्लुएंस भी होगा, जहाँ पर पीयर प्रेशर, ग्रुप आइडेंटिटी एंड कन्फर्मिटी भी आपके बिहेवियर को चेंज करेगी, ठीक है। पहले आप क्लास बंक नहीं करते थे, लेकिन अभी पीयर प्रेशर में हम बोल सकते हैं आपके ग्रुप में, आपको ग्रुप में रहना है तो आपको ग्रुप जैसा कह रहा है उस तरह से आपको बिहेव करना होगा। तो उसकी वजह से आपने क्लास बंक करना स्टार्ट कर दिया, लेक्चर बंक करना स्टार्ट कर दिया, तो वो पीयर इन्फ्लुएंस में आपने किया। वो आपका बिहेवियर नहीं है, लेकिन वो आपने लोगों को कहने से आपने वो चीज़ करी। फिर कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हो गए, जहाँ पे शेयर द बिलीव्स एंड द कस्टम इन्फ्लुएंस एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। या तो कल्चर या नॉर्म्स आपको दिखाएंगे, लोग कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके कल्चरल नॉर्म्स में आ जाएगी, वैल्यूज़ में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके बिलीफ सिस्टम हो गई है इस तरह से। फिर सोशल रोल्स एंड देयर स्टेटस, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन द वंस रोल, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लीडर, गाइड, बिहेवियर एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप किसको रोल मॉडल की तरह सोशल रोल में रख रहे हो, ठीक है, वो भी आपको एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन वंस रोल, ठीक है। आप किस तरह से कौन से रोल में हो, आप स्टूडेंट हो, आप पेरेंट हो, आप लीडर हो, आप किसी के लिए एक रोल मॉडल की तरह बनना चाहते हो, तो आपको भी इस तरह से आपका बिहेवियर जनरेट होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, पेरेंट हो तो आपको आपके बच्चों पे, आपकी फैमिली पे ध्यान देना, लीडर हो तो आपके एक डिसीजन से बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपका कौन सा सोशल स्टेटस है वो भी आपका बिहेवियर शो करेगा। फिर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी भी है, जहाँ पे एक्सपोजर टू द मीडिया कैन शेप बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर, ठीक है। आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, रील्स देख रहे हो बार बार, तो अगर आपके रील में कौन सी चीज़ें आ रही है वो बार बार आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। कोई एक चीज़ है जैसे कि आपको ऐसा करना चाहिए, खाने पीने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप पतले हो जाओगे, तो वो बार बार वही रील्स आएंगी, तो आपको लगेगा हाँ यार यही सही होगा, ठीक है। लेकिन आपने उसके पीछे का कोई बैकग्राउंड बैकअप चेक, मतलब वो सब चीज़ें चेक नहीं करी है कि वो जो रील में दिखा रहे हैं वो सब चीज़ें राइट है या रॉन्ग है। आपको बार बार वही चीज़ें आ रही है तो आप मान लोगे कि हाँ बोल रहे हैं तो राइट ही होगी, ठीक है। तो वही है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल भी आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जहाँ पे दिस आर द एक्सटर्नल फिजिकल सराउंडिंग दैट अफेक्ट द बिहेवियर। कौन कौन से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अभी हमने इंटरनल लिखे, अभी ये एक्सटर्नल है, जहाँ पे लिविंग कंडीशंस के ओवर क्राउडिंग, हाउसिंग क्वालिटी एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज, ठीक है। आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी दिक्कत है, या तो आप बहुत रिमोट एरिया में हो जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल नहीं रही है, ठीक है, या हाउसिंग क्वालिटी आपकी सही नहीं है, आप 1 BHK में भी 15-20 लोग रह रहे हो, तो आपको वहाँ पे चीज़ें सही से नहीं मिलेगी, झगड़ा भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लिविंग कंडीशन भी आपको आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। फिर क्लाइमेट एंड वेदर भी है, जहाँ पे इन्फ्लुएंस द मूड, एग्रेशन एंड द लाइफस्टाइल चॉइसेस, ठीक है। गर्मी में आपको मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, क्योंकि गर्मी होगी तो आपको मतलब चिड़चिड़ ज़्यादा होगी, ठंडी में सब रिलैक्स होंगे, मज़ा आएगा, इस तरह से। तो वो लाइफस्टाइल भी आपको शो करेगी क्लाइमेट किस तरह से है, ठीक है। फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सेस टू दी लर्निंग, ठीक है। आप स्कूलिंग में जा रहे हो, आपके कॉलेज स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको बार बार डांटते नहीं है टीचर, आपको अच्छे से समझा रही है, तो आपको जाना पसंद आएगा, ठीक है। तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर वर्क प्लेस सेटिंग्स हो गई, जहाँ पे जॉब कंडीशन, स्ट्रेस, सोशल डायनामिक्स एट द वर्क, ठीक है। वर्क प्लेस किस तरह से है, आपकी जॉब कंडीशन कैसी है, स्ट्रेस कितना आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको 10 to 5 की जॉब है, आपको मैक्सिमम 6 बजे तक बिठा दे, फिर आपको बोलते हैं कि हाँ आप जाओ, लेकिन आपकी 6-5 की जॉब है और आपको 9 बजे तक बिठाए रखते हैं, तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जॉब कंडीशन, आपको जॉब छोड़ देने का मन भी होगा, लेकिन
लेकिन वो सभी सिचुएशन में भी आपको सर्वाइव करना होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सैलरी चाहिए रह रही है। फिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, जहाँ पे इनकम, एजुकेशन एंड द ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द स्ट्रेस। ठीक है, आपकी इनकम किस टाइप की है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी किस ऑक्यूपेशन के साथ कनेक्टेड है वो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आपको, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है। आप वीक में एक बार घूमने जा रहे हो, 15 दिन, एक दो महीने में आप बड़ी ट्रिप करके आ रहे हो, ठीक है, तो वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपको दिखा रहा है, जिसकी वजह से लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये XYZ तो हर एक महीने में ट्रिप पे जाते हैं तो हम भी जाए, ठीक है। तो आप किसी के लिए क्या बन रहे हो वहाँ पे, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बन रहे हो, ठीक है। तो वो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दिखाएगा। फिर हम समरी से क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल होगा, जेनेटिक, ब्रेन फंक्शंस, हार्मोन्स, फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है, कीवर्ड्स है ये, आप एग्जाम में यहाँ से कीवर्ड्स को कनेक्ट करिए। फिर साइकोलॉजिकल में इमोशंस के साथ, पर्सनालिटी के साथ, कॉग्निशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग कीवर्ड्स है। फिर सोशल, जहाँ पे फैमिली, पीयर, कल्चर, सोशल रूल्स, मीडिया, ये सब चीज़ें आ जाएंगे। एनवायरमेंटल में हाउसिंग कौन सी है, क्लाइमेट, वर्क सेटिंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू द ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक पीपल यूनिक, ठीक है। तो प्राइमरी एंड यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस किस तरह से है, मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे से किस तरह से अलग है, तो वो दो फैक्टर से अलग हो जाएगा, दो डायमेंशन से अलग हो जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जहाँ पे दिस डायमेंशंस आर कॉमनली यूज इन फील्ड सच एज साइकोलॉजिकल, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी ट्रेनिंग to the understand how individual differ and how these differences influence the behavior, interaction and performance. इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशंस की वजह से किस तरह से एक इंडिविजुअल बंदे का बिहेवियर अलग है, इंट्रैक्शन करने की रीत अलग है, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से अलग है। तो कौन कौन सी है, फर्स्ट प्राइमरी डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस किस तरह से क्रिएट होती है कि ये कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट आर द यूजुअली इन बॉन्ड या रिलेटिवली परमानेंट एंड एक्सटर्न टू द प्रोफाउंड द इम्पैक्ट ऑन हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये समझना है कि ये बाय बर्थ आपको मिल रही है, परमानेंट नेचर की है, एंड आप उसको मतलब एक बंदा किस तरह से उसको, उसकी वजह से एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस किस तरह से वर्ल्ड के लिए चेंज हो रहा है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो टिपिकली नॉट इजीली चेंजेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है, प्राइमरी है। तो फर्स्ट, एज influence the physical capabilities, experience and maturity and perspective. Age diversity can lead to generational differences in value and communication style, ठीक है। आप एक बच्चे से मतलब आप एक 10 साल के बच्चे से बात कर रहे हो, एक 20 साल के, फिर 30 साल के, तो सबका एज डिफरेंस की वजह से उनका एक्सपीरियंस अलग होगा, तो उनकी बात करने की मैच्योरिटी लेवल और उनकी कैपेसिटी, पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का, वो सब चीज़ें अलग होगी, तो वो प्राइमरी में आ जाएगा एज। फिर रेस, जहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्किन टोन, skin color can influence the identity, social experience and how one is perceived in society, ठीक है। तो रेस सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम स्किन कलर के बेसिस पे भी हम फिजिकल उसके अपीयरेंस की वजह से भी हम देख रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशल एक्सप्रेशंस की में, ठीक है, तो वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। फिर एथनिसिटी है, जहाँ पे रेफर टू द कल्चरल फैक्टर सच एज नेशनलिटी, लैंग्वेज, heritage and tradition shapes the worldwide values and customs and the communication style, ठीक है। तो आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हो, कहाँ से हो, नेशनलिटी आपकी, लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हो, ठीक है, आपका कौन से ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, आप कौन से कस्टम्स को फॉलो कर रहे हो, आपके कौन से वैल्यूज़ को महत्व दे रहे हो, तो वो भी आपको आपकी प्राइमरी में आ जाएगी। फिर जेंडर, जहाँ पे रेफर टू वंस आइडेंटिटी एज अ मेल, फीमेल और नॉन बाइनरी, जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट इन दी सोसाइटी। तो जेंडर भी वही है, जहाँ पे एक मेल का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, ठीक है। जो लड़कियाँ इमोशनली मतलब इमोशन उनमें बाय बर्थ आता है, एंड मेल में वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं कि हाँ लड़कों को ये तो काम करना ही रहेगा। फिर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, जहाँ पे रेफर टू द होम पर्सन इज रोमांटिकली और द सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू द हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्शुअली ओरिएंटेशन भी है, जहाँ पे आप एक मेल है वो दूसरे मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए किस तरह से अट्रैक्टेड है, वो भी बाय बर्थ ही होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अफेक्ट द पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल एक्सपीरियंसेस। फिर फिजिकल एबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे इंक्लूड दी
visible and invisible disabilities as well as the physical trait like the height, weight. ठीक है, तो ये भी एक हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे किसी की हाइट कम ज़्यादा है, वेट कम ज़्यादा है, तो वो भी उसकी पर्सनालिटी शो कर रहे हैं, वो उसका बिहेवियर वहाँ पे शो होगा. कैन इम्पैक्ट द एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड परसेप्शन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, जिसके कुछ किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो सोशली इंटरेक्शन करना वो कम पसंद करेगा. किसी की हाइट बहुत कम है तो वो अपने आप को बहुत ही छोटा, मतलब हाइट में बहुत ही छोटा फील करता रहेगा. ठीक है, तो वो भी एक फिजिकल एबिलिटीज़ शो हो रही है. फिर सेकेंडरी डायमेंशन का क्या है, जो मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्वायर्ड एंड चेंजेबल ओवर द टाइम. ठीक है, वो चेंज हो सकते हैं. दे टेंड टू बी लेस विजिबल दैट प्राइमरी डायमेंशन बट स्टिल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन. तो कौन सी है? फर्स्ट है एजुकेशन. फर्स्ट एजुकेशन, जहाँ पे लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अफेक्ट द नॉलेज, स्किल, कम्युनिकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्फिडेंस आपको शो होगा. ठीक है, आप किस तरह से आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास कितनी अवेलेबल है, वो आपको दिखाएंगे. फिर वर्क एक्सपीरियंस, जहाँ पे पास्ट रोल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप किस तरह से लेना पसंद करते हो. ठीक है, आप शेप्स द वंस अप्रोच टू द वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, तो वो भी आ जाएगी आपकी बिहेवियर में. फिर इनकम, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन इन्फ्लुएंस एक्सेस टू द रिसोर्सेज, लाइफस्टाइल एंड सोशल मोबिलिटी. जहाँ पे आप कितना कमा रहे हो. ठीक है, एक लाख कमाने वाला बंदा और एक 10,000 महीने कमाने वाला बंदा, दोनों में ही उनके बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. तो वो ठीक है, तो वो इनकम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल, रिसोर्सेज एंड सोशल मोबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर पार्ट है. फिर मैरिटल स्टेटस, जहाँ पे वेदर अ पर्सन इज सिंगल, मैरिड और डाइवर्स और विडो कैन इम्पैक्ट द सोशल बिहेवियर एंड प्रायोरिटीज़. ठीक है, आप एक सिंगल हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी. मैरिड है तो वो उसको अपने साथ अपनी वाइफ की, या तो पति है मतलब, तो उसकी फैमिली पूरी उस तरह से उसको सबको संभाल के चलना है. अगर आप डाइवोर्स आपका हो गया है तो वहाँ पे लोगों को समाज आपको किस तरह से देख रहा है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आपका सोशली आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. फिर रिलीजियस बिलीफ, जहाँ पे स्पिरिचुअल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस शेप द मॉरल वैल्यू, एथिक्स एंड वर्ल्ड वाइड. ठीक है, आप कितने धार्मिक नेचर के हो. ठीक है, आप कौन से धर्म को मान रहे हो, फिर वहाँ पे आप किस तरह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो वो भी आपका बिहेवियर आपका शो होगा. आपकी मोरल वैल्यूज उतनी बढ़ेगी, आपका एथिकल दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा. फिर जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया, जहाँ पे अर्बन और रूरल अपब्रिंगिंग, रीजनल कल्चर एंड लोकल नॉर्म्स कैन इन्फ्लुएंस द पर्सपेक्टिव एंड बिहेवियर. ठीक है, आप एक लोकल गांव से हो या फिर बहुत बड़े मेगा सिटी में रहते हो, तो दोनों का ही दिखने का नज़रिया अलग होगा, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स अलग होंगे. ठीक है, किसी के गांव में रहने वालों के लिए इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी शहर वालों के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी. थोड़ा जियोग्राफिकल लोकेशन भी मैटर करता है. फिर पेरेंटल स्टेटस, जहाँ बीइंग अ पेरेंट और केयर गिवर कैन अफेक्ट द वंस प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, आप द पेरेंटल स्टेटस है, आपके पेरेंट्स का भी आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहता है. आप मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली आपके पेरेंट्स कितने आपके पास अवेलेबल है, वो भी आपका बिहेवियर शो हो जाएगा. फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, जहाँ पे मल्टी लैंग्वेजिज्म एंड डायलेक्ट्स एंड द टोन कैन इम्पैक्ट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड द वर्क प्लेस डायनामिक्स. ठीक है, आप जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आप अपने अलावा किसी और से किस तरह से बात कर रहे हो. ठीक है, आपकी टोन किस तरह से है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कितने अच्छे से कर पा रहे हो, वो भी आपका बिहेवियर वहाँ पे शो होगा. तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.